हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन शक्ति पावर एक पॉलिटिकल थ्योरी का एक टॉपिक है जो यूजीसी नेट स्कूल लेक्चर एंड कॉलेज प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज एमसीक्यूज़ के माध्यम से अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। शक्ति को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के प्रभाव के रूप में परिभाषित करने वाला विचारक कौन है? यानी शक्ति को शक्ति निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभाव के रूप में परिभाषित करने वाला विचारक कौन है? तो इसका आंसर आएगा ए, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने शक्ति को निर्णय निर्माण के प्रभाव के रूप में समझाया। टालकट पार्सन्स ने इन्हें शक्ति को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का साधन माना और हन्ना आरेंट ने इन्होंने शक्ति को सहमति पर आधारित बताया। मैक्स वेबर इन्होंने शक्ति को इच्छा लागू करने की संभावना बताया। इसलिए इसका आंसर आएगा ए। के अनुसार शक्ति का मूल तत्व क्या है? रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति का मूल तत्व क्या है? इन्होंने बताया कि शक्ति निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभाव के रूप में परिभाषित करती है। और ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति का मूल तत्व क्या है? वैधता, प्रभाव, नियंत्रण, बाध्यता। तो इसका आंसर आएगा बी, प्रभाव। नियंत्रण परिणाम हो सकता है, मूल नहीं। बाध्यता एक रूप है, आधार नहीं। तो आंसर इसका बी आएगा, बाध्यता। रॉबर्ट डहल के अनुसार शक्ति का मूल तत्व है, प्रभाव है। ए को बी पर उतनी शक्ति है जितनी सीमा तक वह बी से वह कार्य करा सके जो बी अन्यथा न करता। यह कथन किसका है? किसने बोला है ये? तो इसका आंसर बी आएगा, डहल ने बोला है ये भी। सॉरी, ए को बी पर उतनी शक्ति है जितनी सीमा तक वह बी से कार्य करा सके जो बी अन्यथा न करता। यह कथन डहल ने बोला है। और ऊपर ये भी शक्ति को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभाव के रूप में परिभाषित करने वाला विचारक भी डहल है। तो ये पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है। शक्ति को सामाजिक संबंधों में अपनी इच्छा लागू करने की संभावना के रूप में किसने परिभाषित किया? वेबर ने, पार्सन्स ने, डहल ने, ल्यूक्स ने। तो इसका आंसर आएगा ए, वेबर ने। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया था और डहल ने प्रभाव मॉडल पे और ल्यूक्स ने आयाम सिद्धांत पे। और मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों में अपनी इच्छा लागू करने की संभावना के रूप में शक्ति को बताया। शक्ति और प्राधिकार में मुख्य अंतर क्या है? दोनों समान है। शक्ति वैध होती है, प्राधिकार नहीं। प्राधिकार वैध शक्ति है, शक्ति केवल राजनीतिक होती है। तो इसका आंसर आएगा सी, शक्ति प्राधिकार वैध शक्ति है। यानी प्राधिकार है उसको वैध शक्ति बोलते हैं। शक्ति वैध होती है, प्राधिकार नहीं। दोनों समान है? नहीं, दोनों समान नहीं है। शक्ति और प्राधिकार दोनों समान नहीं है। शक्ति केवल राजनीतिक होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्राधिकार वैध शक्ति है। इसका आंसर ये आएगा। टालकट पार्सन्स के अनुसार शक्ति क्या है? संसाधनों का वितरण, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का साधन, दमन का उपकरण, केवल राजनीतिक नियंत्रण। तो इसका आंसर आएगा बी, शक्ति टालकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का साधन शक्ति है। क्योंकि समाज में जब अव्यवस्था फैलती है तो उस पर नियंत्रण करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें शक्ति को किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं था। जिसके पास ज़्यादा शक्ति है वो अपनी मनमर्जी करता था। तो अब लोकतंत्र में यह है कि शक्ति है वो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का एक साधन है। स्टीवन ल्यूक्स के शक्ति के तीसरे आयाम में क्या प्रमुख है? निर्णय निर्माण, कार्यसूची निर्धारण, इच्छाओं का निर्धारण, वैधता। तो इसका आंसर आएगा सी, पहला आयाम। ये तीसरा आयाम है, मन, इच्छा, नियंत्रण।
शक्ति सर्वव्यापी है और प्रत्येक सामाजिक संबंध में विद्यमान है, ये विचार किसका है? शक्ति सर्वव्यापी है, हर जगह है, प्रत्येक सामाजिक संबंध में यह विद्यमान है, यह किसने बोला? वेबर ने, फूको ने, डेल ने, पार्सन्स ने, किसने बोला? तो इसका आंसर आएगा बी, फूको ने बोला है कि शक्ति को हर जगह माना जाता है, और डेल ने बोला है निर्णय आधारित दृष्टिकोण, और डी में पार्सन्स ने शक्ति को बोला है संरचनात्मक दृष्टिकोण। हन्ना अरेंट के अनुसार शक्ति का आधार क्या है? हिंसा, सहमति, भय, संसाधन। तो इसका आंसर आएगा बी, हन्ना अरेंट ने शक्ति का आधार सहमति बताया है। शक्ति के दमनकारी दृष्टिकोण का प्रमुख समर्थक कौन है? पार्सन्स, डेल, मार्क्सवादी विचारक, अरेंट। तो इसका आंसर आएगा सी, शक्ति दमन का साधन है, ये मार्क्सवादियों ने माना है। कार्यसूची निर्धारण शक्ति का कौन सा आयाम है? पहला आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, चौथा आयाम। तो यह दूसरा आयाम है, कार्यसूची निर्धारण शक्ति का दूसरा आयाम है। शक्ति का प्रयोग केवल प्रत्यक्ष निर्माण में ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में भी होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? डेल, ल्यूक्स, वेबर और पार्सन्स। तो इसका आंसर बी आएगा, ल्यूक्स ने अप्रत्यक्ष शक्ति भी बताई है। उन्होंने बोला है कि शक्ति केवल प्रत्यक्ष निर्णयों में ही नहीं है बल्कि जो अप्रत्यक्ष निर्णय लिए जाते हैं उनमें भी शक्ति का प्रयोग होता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में शक्ति का प्रमुख स्रोत को क्या है? वैधता, सहमति, आर्थिक संरचना, डी। तो इसका आंसर आएगा सी, आर्थिक संरचना। मार्क्सवादी हैं वो आर्थिक संरचना को शक्ति का वो मानते हैं कि जो उद्योगपति हैं या पूंजीपति हैं उन्हीं के पास शक्ति है, बाकी जनता है उसके लिए शक्ति का कोई मीनिंग नहीं है। शक्ति और ज्ञान परस्पर संबंधित है, ये विचार किसका है? मैक्स वेबर का, फूको का, डेल का, अरेंट का। तो आंसर आएगा बी, फूको का। डेल का निर्णय मॉडल है और अरेंट का सहमति दृष्टिकोण है और वेबर का वैधता पर ध्यान है, और ये फूको ने शक्ति और ज्ञान परस्पर संबंधित बताए हैं। शक्ति के शून्य योग सिद्धांत का क्या अर्थ है? सभी के पास समान शक्ति होती है, एक ही शक्ति दूसरे की हानि है, शक्ति असीमित होती है, शक्ति केवल वैध होती है। तो इसका आंसर आएगा बी, एक ही शक्ति दूसरे की हानि होती है, यानी एक के पास शक्ति है तो वो अपनी मनमर्जी करेगा और वो दूसरे पे उसका प्रयोग करेगा। तो एक के पास शक्ति है तो दूसरे की उसमें हानि है। तो शक्ति के शून्य योग का सिद्धांत ये कहता है कि एक की शक्ति दूसरे की हानि है। प्राधिकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बल प्रयोग, वैधता, संसाधन और नियंत्रण। तो इसका आंसर आएगा वैधता। वैधता ही प्राधिकार का आधार है। शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से, अभिजात्य सिद्धांत से, डेल से, लेनिन से। तो इसका आंसर आएगा सी, शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत डेल से संबंधित है। अभिजात्य सिद्धांत के अनुसार शक्ति किसके पास केंद्रित होती है? जनता के पास, अभिजात वर्ग के पास, राज्य, नौकरशाही। तो इसका आंसर आएगा बी, अभिजात वर्ग के पास से। जो इलाइट थ्योरी होती है उसमें कहा गया है कि अभिजात वर्ग के पास शक्ति होती है। शक्ति का विकेंद्रीकरण किस सिद्धांत की विशेषता है? बहुलवाद, मार्क्सवाद, अभिजात्यवाद, फासीवाद। तो इसका आंसर आएगा ए, बहुलवाद। शक्ति का विकेंद्रण बहुलवाद के पास होता है, जो संख्या में ज़्यादा है उनके पास शक्ति का केंद्रीकरण होता है। शक्ति के संरचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध किससे है? व्यक्तिगत निर्णय से, संस्थागत ढांचा, नैतिकता और वैधता। तो संस्थागत जो ढांचा है
उसके पास शक्ति के संरचनात्मक दृष्टिकोण का संबंध जो संस्थात्मक ढांचा है उससे संबंध होता है। यानी जो संस्थाएं हैं, शक्ति का बंटवारा होता है जो संस्थाएं हैं उनमें अलग अलग है, तो वो संरचनात्मक ढांचा बोलेंगे उसको। शक्ति का प्रयोग वैधता के बिना भी संभव है। ये किसको दर्शाता है? प्राधिकार, बल, वैधता, सहमति। तो इसका आएगा आंसर बी। शक्ति का प्रयोग वैधता के बिना भी होता है, यानी प्राधिकार में तो वैधता होती है, वैधता में वैधता होती है, सहमति में भी वैधता होती है। सहमति तभी तो होगी जब वो वैध होगा। और ज़बरदस्ती अपन बल का प्रयोग करते हैं, वो बिना वैधता के भी उसमें शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शक्ति का संस्थानीकरण किससे संबंधित है? वैधता, प्राधिकार, बल और दमन। तो इसका आंसर आएगा बी, प्राधिकार। यानी शक्ति का संस्थानीकरण जब किया जाता है तो वो प्राधिकार होता है, मतलब वो वैध होता है और उस पर प्राधिकार होता है, तभी उसका संस्थानीकरण किया जाता है। हेजेमनी, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? वेबर से, ग्रामसी से, डहेल से और पार्सन्स से। तो हेजेमनी यानी प्रभुत्व की अवधारणा ग्रामसी से संबंधित है। सांस्कृतिक प्रभुत्व का संबंध किससे है? आर्थिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति। तो ये विचारधारा से जुड़ी हुई है। सांस्कृतिक प्रभुत्व वैचारिक नियंत्रण होता है। सांस्कृतिक यानी किसी संस्कृति का प्रभुत्व, किसी विशेष संस्कृति का प्रभुत्व है। जैसे एक कोई संस्कृति किसी और अन्य संस्कृतियों पे उसका प्रभुत्व हो, तो वो एक वैचारिक संस्कृति है। जैसे अमेरिका, हम लोग मानते हैं कि वेस्टर्न पहनावा है, वेस्टर्न खान पान है, वो मतलब एक उच्च वर्ग की पहचान हो गया है कि वो अच्छा है, और वो ना मतलब अपने जो इंडिया का जो पहनावा उसको पिछड़ा हुआ मानते हैं जैसे, और जो जीन्स है जैसे, और वहाँ का जो खान पान है उसको बहुत अच्छा मानते हैं, जो उच्च वर्ग होता है वो। तो वो एक तरह का मतलब एक सांस्कृतिक प्रभुत्व हो गया, उसको सांस्कृतिक प्रभुत्व बोलते हैं। शक्ति के सकारात्मक उपयोग का संबंध किस दृष्टिकोण से है? मार्क्सवाद, पार्सन्स, अभिजात्यवाद या फांसीवाद है? तो इसका आंसर आएगा बी, पार्सन्स। शक्ति के सकारात्मक उपयोग का संबंध किस दृष्टि, पार्सन्स ने ये दिया था, शक्ति के सकारात्मक उपयोग का विचार पार्सन्स ने दिया था। शक्ति का संबंध केवल प्रत्यक्ष नियंत्रण से नहीं बल्कि संभावित नियंत्रण से भी होता है। यह किस विशेषता को दर्शाता है? वैधता को, संभावना का तत्व, बाध्यता और सहमति। तो इसका आंसर आएगा बी, यानी शक्ति का संबंध केवल प्रत्यक्ष जो नियंत्रण होता है, अपन प्रत्यक्ष जिस पे नियंत्रण होता है उसी में शक्ति नहीं है, बल्कि संभावित नियंत्रण से भी इसका संबंध होता है। शक्ति को एक सकारात्मक योग, सभी के लिए लाभकारी संसाधन के रूप में किसने देखा? मार्क्सवादी विचारक, टालकट, पार्सन्स, ग्रामसी, ल्यूक्स। तो इसका आंसर आएगा बी, टालकट, पार्सन्स ने शक्ति को एक सकारात्मक योग के संसाधन के रूप में देखा, सभी के लिए, यानी शक्ति लाभकारी है। शक्ति और बल में क्या संबंध है? दोनों पूर्णतः समान है? नहीं। बल शक्ति का वैध रूप है, बल शक्ति का एक साधन मात्र है, या शक्ति बल का एक रूप है? तो इसका आंसर आएगा बी, बल व शक्ति का वैध रूप है। शक्ति को जब वैधता मिलती है तभी हमें बल का प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति का आदर्श स्वरूप किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष निर्णय से, वैचारिक निर्णय से, संसाधनों का वितरण और कानूनी व्यवस्था। तो इसका आंसर आएगा बी, वैचारिक नियंत्रण। शक्ति का आदर्श स्वरूप है, यानी एक तो दर्श्य शक्ति होती है कि प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि भाई हाँ इसके पास पावर है, शक्ति है, या यहाँ पे शक्ति का प्रयोग हुआ है, और एक आदर्श रूप में कि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पावर नहीं है, पावर यहाँ पे है, लेकिन वास्तव में वो आदर्श रूप में पावर कहीं और से आ रही होती है, ठीक है, या कहीं और से उसका पावर का प्रयोग हो रहा है, तो वो होगा वैचारिक शक्ति। शक्ति का आदर्श स्वरूप किससे संबंधित है? यानी वैचारिक रूप में, आपको वो दिखेगी नहीं लेकिन वास्तव में वो शक्ति वैचारिक रूप में होती है। तो इसका आंसर बी आएगा। राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत जनता की सहमति है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत जनता की सहमति है।
यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? मार्क्सवादी, नहीं उदारवादी, अभिजात्य दृष्टिकोण और यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर आएगा बी। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति का मूल स्रोत जनता है। जनता की सहमति से ही शक्ति को वैध रूप मिलता है उदारवादियों के अनुसार। शक्ति का प्रयोग बिना प्रतिरोध के होना किस स्थिति को दर्शाता है? दमन, वैधता, प्रभुत्व, सहमति। तो इसका आंसर बी आएगा, यानी शक्ति का प्रयोग बिना प्रतिरोध के होना। वैधता, यदि शक्ति वैध है, उसको वैधता मिली हुई है, तो उसका प्रतिरोध नहीं होगा। और शक्ति यदि वैध नहीं है तो उसका विरोध हो सकता है। तो शक्ति का प्रयोग बिना प्रतिरोध के होना को क्या बोलेंगे? कि वो वैध है, उसको वैधता प्राप्त है। शक्ति का संस्थागत रूप किसके रूप में प्रकट होता है? बल, प्राधिकार, नियंत्रण और प्रभाव। तो आंसर आएगा बी, प्राधिकार। शक्ति का संस्थागत रूप किसके रूप में प्रकट होता है? प्राधिकार के रूप में। निर्णय निर्माण में भागीदारी की असमानता किस सिद्धांत की आलोचना है? यानी निर्णय निर्माण होता है, उसमें भागीदारी की असमानता, मतलब भागीदारी ली है पर सबकी उसमें असमानता है, ठीक है, सबने नहीं ली। तो किस सिद्धांत को दर्शाता है? बहुलवाद, अभिजात्यवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद। तो इसका आंसर आएगा ए, बहुलवाद। यानी जो संख्या में ज़्यादा है, कोई भी शक्ति है, निर्णय निर्माण किया गया है, उसमें भागीदारी की असमानता यानी बहुलवाद की उसमें चली है। जो अल्पसंख्यक हैं उनकी उसमें नहीं चली, तो वो भागीदारी की असमानता बहुलवाद में मानी जाती है। शक्ति का वितरण समाज के विभिन्न समूहों में होता है, यह किस सिद्धांत का मूल है? अभिजात्य, मार्क्सवाद, बहुलवाद, अधिनायकवाद। तो इसका आंसर आएगा सी, बहुलवाद। शक्ति का वितरण समाज के विभिन्न समूहों में होता है, ये बहुलवाद में होता है। जो समूह है, बहुलवादी समूह है, उनमें शक्ति का वितरण होता है। शक्ति का प्रयोग विचारधारा के माध्यम से करना किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष नियंत्रण, सांस्कृतिक नियंत्रण, बल प्रयोग और वैधता। तो इसमें आएगा सांस्कृतिक प्रभुत्व। शक्ति का प्रयोग विचारधारा के माध्यम से करना सांस्कृतिक प्रभुत्व है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे अमेरिकी पहनावे को और खान पीन को, उनकी भाषा को हम बहुत अच्छा मानते हैं, तो वो एक तरह से वैचारिक प्रभुत्व है। शक्ति का प्रयोग केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह किस विचारक के दृष्टिकोण को दर्शाता है? डेल, फूको, वेबर, पार्सन्स। तो इसका आंसर आएगा फूको, बी। शक्ति का प्रयोग केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, यह किस विचारक के दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो फूको ने कहा था कि शक्ति सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं है। शक्ति के प्रयोग में प्रतिरोध की संभावना का होना क्या दर्शाता है? शक्ति का अभाव, शक्ति का संबंधात्मक स्वरूप, वैधता, सहमति। तो इसका आंसर आएगा बी। शक्ति के प्रयोग में प्रतिरोध की संभावना का होना शक्ति का संबंधात्मक स्वरूप है। शक्ति का केंद्रीकरण किस प्रणाली की विशेषता है? लोकतंत्र, बहुलवाद, अधिनायकवाद, संघवाद। तो इसका आंसर आएगा सी। अधिनायकवाद में शक्ति का केंद्रीकरण एक जगह हो जाता है, वो एक तानाशाही हो जाती है और बाकी किसी की नहीं चलती। एक दल और एक जो ग्रुप होता है या एक आदमी होता है, वो अधिनायकवाद, वो उसमें अपनी मनमर्जी करता है, और अधिनायकवाद बोलते हैं इसको, जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण एक ही जगह हो जाता है, बाकी लोगों के पास कोई शक्तियाँ नहीं होती, तो उसको अधिनायकवाद बोलते हैं। अधिनायकवाद में ऐसा होता है शक्तियों का केंद्रीकरण, जैसे चाइना में है। चाइना का जो शासक है वो एक ही दल का वहाँ पर प्रभुत्व है, वहीं की हर बार सरकार आती है, तो वो अधिनायकवाद कहा जाएगा। शक्ति के प्रयोग में नैतिक औचित्य का होना किससे संबंधित है? बल, वैधता, नियंत्रण, प्रभाव। तो इसका आंसर आएगा बी, वैधता। शक्ति के प्रयोग में नैतिक औचित्य का होना वैधता से संबंधित है। बल और नियंत्रण और प्रभाव तो वैध नहीं होंगे, लेकिन वैधता शक्ति के प्रयोग में नैतिक औचित्य यानी नैतिक औचित्य है, यानी शक्ति औचित्यपूर्ण है, सही है, तो वो उसको ये समझ लो कि उस शक्ति को वैधता प्राप्त है। शक्ति का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, किस सामान्य विशेषता को दर्शाता है? दमन, प्रभाव, वैधता, संसाधन।
तो इसका आंसर आएगा बी, प्रभाव। यानी शक्ति का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये प्रभाव में होता है कि दूसरों को प्रभावित करके उनके व्यवहार को चेंज करना या उनका जो निर्णय है उसको चेंज करना। तो इसका संबंध प्रभाव से है। ये थे कुछ MCQs। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में अपन अगला टॉपिक करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।